हाँ जी, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको ऑडिट का मीनिंग समझाऊं और मैं सब्जेक्ट में घुसूं, मैं आपको आपके स्कूल में लेके चलता हूँ, आपको अपनी क्लास 12th में लेके चलता हूँ। ठीक है, स्कूल की बहुत यादें आती होंगी ना। तो आपका स्कूल के बारे में सोचो कि यार सेशन आपका अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और फरवरी मार्च में अगले साल एग्जाम्स होते हैं। 12th के बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें अगर हम तो जनरली यही पैटर्न होता है कि अप्रैल से आपका साल शुरू होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है। ये लो, अप्रैल से आपका साल शुरू हुआ और नेक्स्ट ईयर फेब में या मार्च में आपके एग्जाम्स होते हैं। अप्रैल से आप स्कूल जाना शुरू करते हो, आप डेली स्कूल अटेंड करते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, आप लोग कुछ लोग ट्यूशन्स लगाते हो तो ट्यूशन्स पे पढ़ाई करते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है। और फिर साल के एंड में फरवरी मार्च में आपके एग्जाम्स होते हैं, जो कि किस पर्पस के लिए होते हैं, ये इवेल्युएट करने के लिए कि आपने पूरा साल क्या पढ़ाई करी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो ये पूरा साल आप लोग अपनी स्टडी करते हो और ये आपके फिर लास्ट में एग्जाम्स होते हैं। अब जब एग्जाम्स हुए तो सीबीएसई क्या करता है, आपके यहां से, आपके सेंटर से आंसर शीट्स को कलेक्ट करता है और इन आंसर शीट्स को अपने अलग अलग टीचर्स को भेजता है। ठीक है, जो भी पैनल पे उनके टीचर्स होते हैं पेपर चेकिंग के लिए, उन सबको भेजता है। आपके किसी और शहर में चले जाते हैं, दूसरे शहर के बच्चों के आपके शहर में आके चेक होते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई इन सब आंसर शीट्स को अलग अलग टीचर्स को भेजता है। वो अलग अलग टीचर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग टीचर्स उन आंसर शीट्स को चेक करते हैं, मार्क्स देते हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, रिजल्ट क्यों निकाला जाता है, ये एग्जाम्स क्यों होते हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, और वो जो फाइनल में जो रिजल्ट आया, लास्ट में जो रिजल्ट आपका आया, उससे अलग अलग लोग, आप एज अ स्टूडेंट आप ये इवेल्युएट करते हो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, आपने जिस हिसाब से मेहनत की, क्या उस हिसाब से आपके मार्क्स आए। आपके पेरेंट्स ये इवेल्युएट करते हैं कि भाई अब इसको आगे पढ़ाना है या रिक्शा खरीद के दे देनी है। ठीक है, वो ये इवेल्युएट करते हैं कि सारा साल जो उन्होंने पैसा खर्च किया, क्या उसका रिटर्न आया। ठीक है, आपके टीचर्स ये इवेल्युएट करते हैं कि भाई उन्होंने, उनके पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम रह गई थी, इस वजह से रिजल्ट खराब आया है, या फिर स्टूडेंट्स के समझने में प्रॉब्लम थी। स्कूल मैनेजमेंट वो ये इवेल्युएट करती है कि भाई हमें अपने टीचर्स बदलने हैं या स्टूडेंट्स ही नालायक थे। ठीक है, आपके रिश्तेदार ये इवेल्युएट करते हैं कि उन्हें आपके घर आके आपको ताने मारने हैं या फिर अपने घर पे बैठ के अपने बच्चे को गालियां देनी है। ठीक है, तो मतलब कि आपने जो पूरा साल परफॉर्मेंस दी, आपने पूरा साल जो काम किया, उसको इवेल्युएट करने के लिए आपका एक एग्जाम हुआ। ठीक है, उस एग्जाम को, वो एग्जाम क्या है, वो एग्जाम एक तरह से पूरे सिलेबस की समरी तो है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज अकाउंटेंसी का पेपर दिया, तो अकाउंटेंसी का 100 नंबर का जो पेपर आया, वो 100 नंबर के पेपर में लगभग पूरा सिलेबस कवर्ड होता है, लगभग हर चैप्टर का कोई क्वेश्चन होता है। ठीक है, और तो उससे क्या होता है, उससे आपका एक तो पूरा सिलेबस चेक हो गया और आपका पूरा साल का जो परफॉर्मेंस था वो भी कवर हो गया उसके अंदर। ठीक है, उस एग्जाम को, उस आंसर शीट को फिर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को भेजा। थर्ड पार्टी कौन सी है सीबीएसई के एग्जाम्स में, वो टीचर जिसके पास वो चेक होने के लिए जा रहा है। उसके बाद वो रिजल्ट निकाला गया और वो रिजल्ट किन अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए यूजफुल है ना। ये तो है स्टूडेंट की लाइफ। सेम चीज बिजनेस में होती है। बिजनेस में कैसे होती है सर, बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर हम सबको पता है अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। कंपनी सेल करती है, परचेज करती है, अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस करती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, स्टॉक आता रहता है, कम होता रहता है, इस्तेमाल होता रहता है। और इस सब के बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के एक साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, P&L बनता है, बैलेंस शीट बनती है, उसके साथ के नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। यही होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या बताते हैं कि उस कंपनी के पिछले साल की पूरी परफॉर्मेंस कैसी थी, है ना। जैसे आपका जो एग्जाम है वो ये बताता है कि इस स्टूडेंट की पूरे साल की पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसी थी, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं कि इस बिजनेस की पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जैसे आपके सीबीएसई के एग्जाम्स को एक थर्ड पार्टी, एक टीचर जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, वो बंदा चेक करता है, वैसे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एक थर्ड पार्टी, जो कि हमारे केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको चेक करता है और उसको चेक करके वो रिजल्ट निकालता है।
वो रिजल्ट निकालता है। और वो रिजल्ट क्या निकालता है? वो रिजल्ट निकालता है कि भाई ये कंपनी के जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो इन्होंने परफॉर्मेंस अपने हिसाब से दिखाई है, क्या वो परफॉर्मेंस सही है? जितनी सेल्स इन्होंने दिखाई है क्या उतनी ही सेल्स है? क्या जितनी परचेज इन्होंने दिखाई है क्या उतनी ही परचेज है? क्या जितने टैक्सेस इन्होंने भरे हैं उतने ही टैक्सेस बनते थे? तो ये रिजल्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है हाँ जी सब ठीक है, जो इन्होंने बोला है वही हो रहा है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है नहीं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, सेल्स तो कम थी इन्होंने ज्यादा दिखा रखी है, परचेज तो ज्यादा थी इन्होंने कम दिखा रखी है, ठीक है, सैलरी तो कम दी थी इन्होंने लेकिन ज्यादा दिखा रखी है टैक्स चोरी करने के लिए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? रिजल्ट निकालता है। जैसे एक स्टूडेंट का रिजल्ट सीबीएसई निकालता है, ठीक है, वैसे ही एक बिजनेस का रिजल्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालता है। और उस रिजल्ट के बेसिस पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जैसे स्टूडेंट के केस में अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, वो खुद स्टूडेंट, खुद उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स। बिजनेस के केस में भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो बिजनेस का खुद का मालिक, मुकेश अंबानी रिलायंस का मालिक है। वो चाहे अच्छा करना चाहे, चाहे बुरा करना चाहे, वो घोटाला करना चाहे, वो ईमानदार है, जो भी है, लेकिन कम से कम वो ये तो चाहता है ना कि भाई उसका बिजनेस अच्छा चले। तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो ठीक बने हों, उस पर विश्वास कर सके मुकेश अंबानी। क्योंकि मुकेश अंबानी को खुद को थोड़ी ना बैलेंस शीट बनानी आती है। मुकेश अंबानी रिलायंस के अंदर कोई फाइनेंस टीम में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अकाउंटेंट होगा, उसने बैलेंस शीट बनाई होगी, उसने P&L बनाया होगा। तो मुकेश अंबानी ये चाहता है कि भाई कोई इसको वेरीफाई करके दे दे, कोई बाहर का बंदा वेरीफाई करके दे दे, ताकि मैं विश्वास कर सकूं इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत तो मुकेश अंबानी के खुद के लिए भी है। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है? ताकि उनको ये कंफर्म रहे कि भाई रिलायंस ने जितना टैक्स पे करा है एक्चुअल में उतना ही बनता है। इसलिए वो भी चाहती है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक हों, ठीक है। शेयर होल्डर्स, आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं। रिलायंस की कंपनी अपना जो उनका अकाउंटेंट जो उनके यहाँ काम करता है, उसने आपको P&L बना के दिया और उसने दिखाया जी अंधाधुंध प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या आप विश्वास कर लोगे? नहीं, आप कहोगे भाई कोई किसी अथॉरिटी से, किसी ऐसे बंदे से चेक करवा के ला जिसमें मैं विश्वास कर सकूं। और वो विश्वास लायक बंदा कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और किसके लिए जरूरी है? बैंक्स के लिए जरूरी है। रिलायंस जा रहा है बैंक के पास लोन लेने, रिलायंस दे दे लोन ऐसे ही। रिलायंस कुछ तो इंफॉर्मेशन मांगेगा ना, बैंक कुछ तो इंफॉर्मेशन मांगेगा ना। बैंक ये तो इंश्योर करेगा कि भाई रिलायंस उसका पैसा लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है। तो वो क्या मांगेगा उससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो तभी तो विश्वास कर पाएगा जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी ने चेक कर रखे होंगे, है ना। तो मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में वो पूरा साल परफॉर्म करता है, फिर उसका एग्जाम होता है और उस एग्जाम को चेक किया जाता है, वैसे ही बिजनेस के केस में बिजनेस पूरा साल ऑपरेशंस करता है, बिजनेस पूरा साल परफॉर्म करता है और उसका एग्जाम एक तरह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको चेक किया जाता है। ये जो चेक करने की प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को ऑडिट करना बोलते हैं। हमारी लाइफ में बचपन से हम ऑडिट करवाते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं, ठीक है। अब बस बात यह है कि अब हमको क्योंकि पढ़ाई करनी है तो हमें लगता है कि पता नहीं यार ऑडिट क्या है। तो ऑडिट कुछ नहीं है, वो जो चेक करने की प्रोसेस है ना, आपकी आंसर शीट को एक स्कूल का टीचर या सीबीएसई का कोई टीचर चेक कर रहा है, उस प्रोसेस को ऑडिट करना बोलते हैं। और ऑडिट का पर्पस क्या होता है? ऑडिट का पर्पस होता है, चेकिंग करने का पर्पस क्या होता है स्कूल के टेस्ट में, स्कूल के एग्जाम में? क्या? रिजल्ट निकालना, है ना। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक तरह से एक ओपिनियन है। रिजल्ट को देखकर आपके मन में एक ओपिनियन बन जाता है कि हाँ यार ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है, ये बच्चा ठीक ठाक है पढ़ाई में, ये बच्चा नालायक है ना। उसी तरह ऑडिट होने के बाद ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि ऑडिटर, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और वो बाद में रिजल्ट दे। वो रिजल्ट क्या दे कि ये कंपनी ईमानदार है, ये कंपनी के जितने ऑपरेशंस इन्होंने दिखाए हैं, जितनी सेल परचेज इन्होंने दिखाई है एक्चुअल में वही हो रही है, या फिर ये कंपनी धोखेबाज है, इसमें कोई शेयर होल्डर पैसा मत लगाओ, जिन्होंने लगा रखा है वो निकाल लो, गवर्नमेंट इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवा दो, ठीक है, जीएसटी वालों गड़बड़ है। उनके रिजल्ट से, उनके ओपिनियन से, देखो मैं टर्म यूज कर रहा हूं ओपिनियन, ठीक है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ओपिनियन की हेल्प से अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसी तरह जैसे एक स्टूडेंट के रिजल्ट को देखकर अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक एंटिटी के, एक बिजनेस एंटिटी, एक नॉन बिजनेस एंटिटी के भी
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हो और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग के बेस पर अपना एक ओपिनियन देते हो। और ये ओपिनियन किसके लिए बेनिफिशियल है? अलग अलग प्रकार के स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, मैंने एक चीज अभी बीच में बोल दी, मैंने सोचा था बाद में बताऊंगा, बट बोल दिया तो मैं समझा भी देता हूं। मैंने अभी भी बोला कि बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज। क्या एनपीओज के भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं? हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है। उनके इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, पेमेंट एंड रिसीट बनती है, बैलेंस शीट भी बनती है। ठीक है, तो देखो, इन सारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। तो गवर्नमेंट इनको ग्रांट कब दे? गवर्नमेंट को विश्वास होगा कि हाँ भाई, ये जो लोग है, जो ये एनपीओ है, ये जिस पर्पस के लिए बनाई है, मान लो हेल्थ केयर पर्पस के लिए बनाई है कि ये लोग गरीबों का फ्री इलाज करते हैं, तो वो इंश्योर तो करेंगे ना कि हाँ भाई, जो पैसा हम दे रहे हैं वो असल में उसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोगों ने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा या फाइनल में तो पढ़ोगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, सरकार उनको ग्रांट देती है, तो सरकार इंश्योर तो करेगी ना कि भाई ये लोग सही में उस पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, या फिर सरकार के पास वाधू पैसा है कि भाई हाँ वेस्ट करना है हमने, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपने रिसीट एंड पेमेंट को, अपने इनकम एक्सपेंडिचर को साल के एंड में ऑडिट करवाएं। और ऑडिट करने वाले बंदे को बोलते हैं ऑडिटर। और कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि भाई ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। अब जो बिजनेस एंटिटीज कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होती, उनके लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। ठीक है, तो ये सवाल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर आप तो कह रहे हो कंपनीज की सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, बाकियों की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वो प्रोफेशनल है जिसका काम ही है, जो ये सीख रहा है ऑडिट करनी। ठीक है, अच्छा, तो ऑडिट का एक बेसिक मीनिंग समझ आ गया कि कैसे वो रियल लाइफ से बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। ठीक है, हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स में और करवाऊंगा। ये रही पेज, आई होप आपको दिख रही हो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, वर्ड को एक बार छोड़ दो। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with the view to expressing an opinion thereon। मैंने क्या बोला था अभी कि स्टूडेंट का टेस्ट चेक किया जाता है, ठीक है, किस पर्पस के लिए चेक किया जाता है? रिजल्ट निकालने के लिए। और रिजल्ट के एक तरह से ओपिनियन है, रिजल्ट के बेस पे सब लोग ओपिनियन बनाते हैं। तो एक बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया जाता है, को चेक किया जाता है। पर्पस क्या होता है? ओपिनियन देना। क्या ओपिनियन देना कि भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है या कंपनी बुरा काम कर रही है, कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर्स दिखाए वो सही है या वो गलत है। और इसका मकसद क्या होता है? अलग अलग स्टेक होल्डर्स के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। इजी, ठीक है जी। अच्छा, अब वो स्टूडेंट वाली कहानी को एक बार और आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या किया? आपने पूरा साल पढ़ाई करी, नहीं करी, मर्जी आपकी। आपने एग्जाम दिया, आपने आंसर्स लिखे, क्वेश्चन पेपर देख के आंसर्स लिखे, आप वो शीट को उठा के घर ले आए। आप घर लाए, आपने खुद ही उसको अपने मार्क्स दिए, अपने हिसाब से चेक करा, मार्क्स दे दिए जी 100 में से 90। और आप मान लो कि आपने जेन्युइनली 90 मार्क्स दिए। ऐसा नहीं है कि आपने खुद को बढ़ा चढ़ा के मार्क्स दिए, आपने 90 ही मार्क्स बनते थे आपके, बल्कि 92 बनते थे, आपने 90 दे दिए खुद को कि भाई कोई आप पे डाउट ना करे। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, चाहे आपने कितनी भी ईमानदारी दिखाई हो, वैसे तो आप दिखाओगे नहीं, लेकिन मैंने एक बार मान लिया कि ईमानदारी दिखाई हो, तो भी क्या आपके पेरेंट्स उन मार्क्स के ऊपर विश्वास करेंगे? वो क्या बोलेंगे? अरे भाई तूने खुद चेक करा, तूने ज्यादा ही दिए होंगे। क्या आपके रिश्तेदार वो विश्वास करेंगे? वो क्या बोलेंगे? अरे खुद चेक करा तो खुद ही दिए होंगे, ज्यादा ही दिए होंगे खुद को। ठीक है, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट भी कैसे विश्वास करेंगे? मतलब के ये बात बोलने का मेरा क्या मकसद था कि भाई जो बंदा एग्जाम दे रहा है वो थोड़ी ना खुद को चेक करेगा, जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है वो थोड़ी ना खुद को चेक करेगा। समझ रहे हो? मतलब के एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पे, मतलब के रिलायंस कंपनी के अंदर, आईटीसी के अंदर, इंफोसिस के अंदर, हर कंपनी के अंदर
उनके एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है अकाउंट्स को बनाना, जिसका काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, ठीक है। और इस फाइनेंस टीम का जनरली जो हेड होता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। इनफैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयज जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं। आप लोग जब सीए बन जाओगे तो जरूरी थोड़ी ना आपने अपनी फर्म ही खोलनी है, जरूरी थोड़ी ना कि आपने किसी बिग 4 फर्म में या किसी सीए फर्म के अंडर ही काम करना है कि आप ऑडिट ही करोगे। आप किसी कंपनी में जाके भी तो जॉब कर सकते हो ना, जहां पर आप उनकी इंडेस देखोगे कि इंडेस से कंप्लायंस है या नहीं, आप देखोगे कि इनकम टैक्स से कंप्लायंस है या नहीं, क्योंकि आप ही एक्सपर्ट हो। तो कंपनी भी तो चाहेगी ना कि भाई हम एक ऐसे बंदे को अपना एम्प्लॉय रखें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से बना दे। तो उस रिलायंस कंपनी ने जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा है, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, वो भी वही पढ़ाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने जो आप बन रहे हो, वो भी वही पढ़ाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने जो कि एक सीए फर्म बिग 4 में, पीडब्ल्यूसी में, ईवाई में काम करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो भाई आप उस पर विश्वास कर लो। जो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके ये बोल रहा है कि भाई हाँ ये अकाउंट्स ठीक हैं, तो यहां तो बना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, तो आप उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद बना रहा है, खुद का, अगर वो खुद ही बना रहा है तो ऑब्वियसली वो गलतियां तो छुपाएगा, जो कमियां होंगी वो छुपाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो तो रिलायंस से सैलरी ले रहा है, रिलायंस का एम्प्लॉय है। अगर उसने गड़बड़ दिखा दी, मान लो रिलायंस के अंदर गड़बड़ हो रही है, मुकेश अंबानी गड़बड़ कर रहा है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उस कंपनी का एम्प्लॉय है उसको पता है कि भाई ये गड़बड़ कर रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं जी मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही चीज दिखाऊंगा, मैं गलत नहीं दिखाऊंगा, आप जो कर रहे हो मैं वो गड़बड़ उजागर करूंगा इसके अंदर, तो मुकेश अंबानी क्या करेगा? भाई कल से आइयो मत। तो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एक प्रेशर है, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर बायस है, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। उसी तरह जिस तरह एक स्टूडेंट के खुद का चेक किया गया टेस्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा उस रिजल्ट के ऊपर, उसी तरह अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो अकाउंट्स को चेक करेगा या फिर वो अकाउंट्स बनाएगा और कहेगा जी ये बिल्कुल सही है, तो बाहर वाले विश्वास कैसे करेंगे? वो तो ये बोलेंगे ना भाई ये तो एम्प्लॉई है उनका, इसने तो प्रेशर में आके बनाए होंगे, इसने तो प्रेशर में आके बोला होगा कि हाँ जी ठीक है अकाउंट्स। इसीलिए आपको एक इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब वो देश आजाद वैसा वाला इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब जो कि इस कंपनी से, जिस कंपनी की वो ऑडिट कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे उसका कोई नाता नहीं है, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल दे देता हूं, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को सीए बना लिया। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को बोला कि भाई ऐसा कर, तू सीए कर, उसने सीए कर ली, सीए बन गया अगला, और मुकेश अंबानी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के अपने बेटे को दे दिया कि ले भाई तू ऑडिट कर ले, तू इनको चेक कर दे। और मैं कह रहा हूं कि मुकेश अंबानी का बेटा बड़ा ईमानदार इंसान है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान है, फिर भी क्या आप विश्वास करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक हो कराई, ऑडिट हो कराई, उसने साइन करा हुआ है कि हाँ जी सब कुछ ठीक चल रहा है, या उसने अगर ये भी लिख दिया ना कि गड़बड़ चल रही है, तो भी आप लोग विश्वास करोगे? आप लोग कहोगे नहीं गड़बड़ ज्यादा होगी, इसने छुपाई है, इसने तो कम दिखाई है। अगर उसने सब बोल दिया कि सब ठीक है, तो कहोगे नहीं नहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का बेटा काम कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का बेटा उनको चेक कर रहा है। इसलिए जब इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों है आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। स्कूल के एग्जाम में भी तो यही होता है ना, क्यों वो एक अलग टीचर चेक करता है? क्या वो टीचर आपके पेरेंट्स में से कोई होता है? नहीं। क्या वो टीचर आपके स्कूल का भी टीचर होता है? नहीं। बोर्ड के एग्जाम्स में आपके स्कूल के टीचर आपके मार्क्स, आपके आंसर शीट को चेक नहीं करते। इनफैक्ट उनके पास तो नाम भी नहीं जाते, शायद रोल नंबर भी नहीं जाते। वो आपके आईसीसी, आईपीसीसी में या फाउंडेशन में जो आईसीए वाले एग्जाम्स हैं उनमें तो वो शायद वो बार कोड के बेस पे ट्रैकिंग होती है। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि रिजल्ट्स की जो विश्वास है रिजल्ट्स के ऊपर वो बना रहे। क्योंकि अगर कोई किसी टीचर, ऐसे टीचर के पास आपकी आंसर शीट चली गई जो आपको जानता है, चाहे पॉजिटिव सेंस में चाहे नेगेटिव सेंस में, मान लो कि आपका दुश्मन है, वो तो आपको जानबूझ के कम नंबर दे देगा। कोई आपका दोस्त है, वो को जानबूझ के ज्यादा नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए
एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, और वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की वजह से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करा हुआ जो ओपिनियन है उस पर विश्वास बढ़ता है, उस पर विश्वास बनता है लोगों का, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का। इसीलिए ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? आई होप, मेरे ख्याल से तो इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार ऑडिट की डेफिनेशन को मैं ना थोड़ा सा ठीक से लिखवा देता हूं। देखो, इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, आप पेपर में मुझे पता है कि एग्जामिनेशन लिख दोगे, इंडिपेंडेंट वर्ड भूल जाओगे, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट वर्ड पे इतना ज्यादा फोकस किया। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, आप जाके उनको ये नहीं बोलोगे कि भाई ये कैसे, आप अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है तो आप ये नहीं बोलोगे जी आप कोल्ड ड्रिंक कैसे बना रहे हो, ये कोई तरीका है कोल्ड ड्रिंक बनाने का। आप उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करोगे, आप ये देखोगे जी जितनी कोल्ड ड्रिंक बनाई, कितनी बिकी, कितनी बची हुई है। ठीक है, और जो बची हुई है क्या वही दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कहीं कम ज्यादा तो नहीं कर दिया। ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब ये एंटिटी जो है ये प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट एंटिटी भी हो सकती है, ये थोड़ी मेरी राइटिंग खराब आ रही है पता नहीं क्यों, और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। ठंड है ना यार। ठीक है, और पर्पस क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, इसको आप लिख लो, और ऑडिट की डेफिनेशन आए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इसको एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, 1 मिनट का पॉज लेते हैं, आप लिख लो इसको। हाँ जी, चले। अच्छा, अब मैंने एक बात ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ओपिनियन किसके लिए जरूरी है? ये ओपिनियन जरूरी है कंपनी के खुद के लिए। ठीक है, कंपनी के मैनेजर्स के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बैंक्स के लिए, ठीक है, और इन जनरल सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कुछ ना कुछ इस कंपनी में लगा हुआ है। गवर्नमेंट इनको हो सकता है बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि भाई ये लोग सही से उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे। बैंकर्स को लोन देना है तो वो चाहते हैं ये जानना कि भाई ये पैसा हमको लौटा पाएंगे भी या नहीं लौटा पाएंगे। ठीक है, और कौन है, कंपनी के मैनेजर्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या हमारी परफॉर्मेंस ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ मकसद है साथ में, उन लोगों को बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। जैसे आपका एज ए स्टूडेंट आपके साथ आपके पेरेंट्स का, आपका खुद का, आपके स्टूडेंट, आपके टीचर्स का, आपके स्कूल मैनेजमेंट का, आपके रिलेटिव्स का कुछ ना कुछ मकसद है, उसी तरह इन लोगों का भी कुछ ना कुछ मकसद है, और इनको बोलते हैं क्या, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अच्छा ये एक बात होगी, एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स भी देख लो। ठीक है, क्या कंपनी के मैनेजर्स, ठीक है, कम सोसाइटी, अच्छा, और गवर्नमेंट, और मैनेजर सोसाइटी, गवर्नमेंट हो गई, और आपके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज भी। एम्प्लॉयज कैसे, एम्प्लॉयज को पता चला, एम्प्लॉयज ने क्या करा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, उसमें देखा कि भाई उनकी जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी तो भर भर के प्रॉफिट कमा रही है, पर बोनस देते नहीं, इंक्रीमेंट देते नहीं, भर भर के प्रॉफिट कमा रहे हैं, ना बोनस दे रहे ना इंक्रीमेंट दे रहे। तो एम्प्लॉय क्या बोलेंगे, भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सारा साल, हम लोगों की मेहनत की वजह से तो तुम इतना पैसा कमा रहे हो, और तुम हमें बोनस ही नहीं दे रहे, तुम हमें इंक्रीमेंट ही नहीं दे रहे। तो एम्प्लॉयज के लिए भी जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जानकारी लेना कि भाई उनके लिए क्या फायदे की चीज है। और उनको कब विश्वास होगा, उनको तभी विश्वास होगा ना कि भाई जब किसी इंडिपेंडेंट बंदे ने, किसी नॉलेजेबल बंदे ने, जिसको इन सब चीजों की नॉलेज हो, उसने ये साइन करके दिया है
कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो दिखाए गए हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बातें दिखाई गई हैं वो सही हैं या वो गलत है। ठीक है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस का मीनिंग मैंने आपको समझाया। इंडिपेंडेंस का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है। मान लो दो भाइयों की लड़ाई हो गई, या लड़ाई नहीं हुई, मान लो दो भाई हैं जिनकी नहीं बनती आपस में। ठीक है, एक भाई का बिजनेस है, एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई ने क्या करा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई इस बिजनेसमैन भाई की कंपनी की ऑडिट कर रहा है। ठीक है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है, और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई ने ढूंढ ढूंढ के, मतलब पूरा जोर लगा के अच्छे से जितनी गलतियां ये निकाल सकता था इसने निकाल डाली। मतलब इतनी जबरदस्त ऑडिट करी ना इसने कि मतलब ऐसी तैसी करके रख दी अपने भाई की। गुस्सा ही बड़ा था अगले में। उसने कहा मैं तो ऐसी ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा ना, ऐसा ओपिनियन दूंगा कि लोग मतलब पैसा इन्वेस्ट करना ही छोड़ देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसने बना दी, लेकिन फिर भी अब काम देख के आपको तो मैंने इंफॉर्मेशन बता दी, आपको तो मैंने सिचुएशन दे दी, सुन के देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि इस भाई ने पूरी इंडिपेंडेंट ऑडिट करी है। इस भाई ने अपनी जो जजमेंट थी उसको इस बात से इन्फ्लुएंस होने नहीं दिया कि वो इसका भाई है ना। इसने तो पूरी अच्छे से करी, मतलब कि ये अपने माइंड में, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये अपने माइंड में इंडिपेंडेंट था। लेकिन जो बंदा बाहर से देख रहा है, जिसको नहीं पता कि इनकी आपस में नहीं बनती, जिसको नहीं पता कि भाई इस बंदे ने तो पूरा जोर लगा के गलतियां निकाली हैं, वो बंदा क्या सोचेगा? उस बंदे को क्या दिखेगा? उस बंदे को क्या अपीयर होगा? उस बंदे को तो यही अपीयर होगा ना कि इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि अगले दोनों भाई हैं। वो तो यही सोचेगा ना, अच्छा इतनी गलतियां भाई ने निकाल दी, मतलब ज्यादा ही होंगी कुछ, है ना। तो मतलब कि इंडिपेंडेंस जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं होनी चाहिए। इस वाले केस में वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई है वो माइंड से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन माइंड की इंडिपेंडेंस के साथ साथ अपीयरेंस की भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अपीयरेंस की इंडिपेंडेंस क्या होती है कि कोई बाहर का बंदा अगर आपको देख रहा है और वो देख के क्या वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि हाँ भाई ये बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है? हमारे केस में हाँ कर सकता है। तो इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी चाहिए। ठीक है, इसी चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लास्ट में कहीं पर है। देखिए तो बताना भाई। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, इसमें सर हाँ ये रहा। इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ठीक है, क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? पढ़ो, द स्टेट ऑफ माइंड that permits the provision of an opinion without being affected by influences, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism। इन भारी भारी टर्म्स को एक बार छोड़ दो, इनको सबको पढ़ेंगे, बट एक बार आप फीलिंग समझो। फीलिंग क्या है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई इंडिपेंडेंट था, वो इस बात से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि वो भाई है। उसने पूरी इंटेग्रिटी के साथ, उसने पूरा अच्छे से पूरी मेहनत करके उसने काम किया, तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड पूरी थी। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्या, एक बार पढ़ो, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ थर्ड पार्टी would reasonably conclude an auditor's integrity, objectivity, professional skepticism had been compromised। ऐसे फैक्ट्स को अवॉइड करो। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, मैं इसको आसानी से समझा देता हूं। ऐसे फैक्ट्स को अवॉइड करो जिससे कोई थर्ड पार्टी ये सवाल उठा दे कि ऑडिटर की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। ऐसा कौन सा फैक्ट था इसके अंदर? इस ये जो एग्जांपल मैंने भाइयों वाला दिया, इसमें कौन सा फैक्ट ऐसा था कि दोनों जने भाई हैं? ऐसे फैक्ट को अवॉइड करो जिससे कोई तीसरी पार्टी ये कह दे कि ऑडिटर की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। और कोई भी बड़ी आसानी से कह सकता है कि भाई ये तो सगा भाई था, तो मतलब कि इसने झूठा ओपिनियन दिया, इसने सही बात नहीं बताई।
इसने चेकिंग करी और इसने चेकिंग करके जो ओपिनियन देना था वो ओपिनियन क्या कर दिया, गलत दे दिया। या तो इसने ये बोल दिया कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, एक्चुअल में सही चल रहा था, क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड थी, बट सामने वाला विश्वास नहीं करेगा। सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं मानता, मैं कैसे मान लूं। तो इसीलिए इन्होंने साफ साफ लिखा इसके अंदर कि भाई इंडिपेंडेंस जो होनी चाहिए ना, वो इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं, अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर जाके लिख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट के साथ में ये रहा ना, इंडिपेंडेंट इसके साथ में, यहां मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इसके लिए आप एग्जाम्पल कौन सा याद करोगे? सीए भाई प्लस बिजनेसमैन भाई। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगा। अच्छा, ऑडिट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है, मतलब बेसिक मीनिंग आपको समझ आ रहा है कि ऑडिट क्या हो रही है, ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनका क्या मीनिंग है, इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्यों होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्यों होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको पता है, एंटिटी फॉर प्रॉफिट एंटिटी के लिए क्यों जरूरी है चेक करवाना, और नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, और इस पूरे का मकसद क्या है? ओपिनियन देना। सेम जैसे सीबीएसई के एग्जाम्स में रिजल्ट देना, रिजल्ट का पर्पस क्या होता है? ओपिनियन देना। एक तरह से ओपिनियन ही है वो भी, और उस ओपिनियन के बेस पे क्या अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा वापस अपने बोर्ड एग्जाम्स वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप एक चीज सोचो, बहुत बार आपकी स्कूल में भी जब आप कोई यूनिट टेस्ट देते हो, आपकी बहुत बार स्कूल में भी आपके टीचर से कुछ लड़ाई, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट काफी बार क्या होता है कि आपने टेस्ट दिया, आंसर्स लिखे, टीचर ने चेक करा और आप उठा के ले गए उसके पास, और आपने टीचर को बोला कि सर आपने वो साथ वाले को तो इसमें 1 नंबर दिया, मुझे आधा नंबर दिया। फिर टीचर आपको समझाता है, फिर आप मानते नहीं हो, फिर टीचर एंड में तंग होकर आपको 1 नंबर दे देता है। ठीक है, यहां तो आपका स्कूल का टीचर है, आप सामने जाके लड़ सकते हो। ठीक है, और आपको पता भी है कि आपके साथ वाले को इस सेम क्वेश्चन में इस सेम आंसर के लिए अलग नंबर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम हुआ, क्या आप ये पता कर सकते हो कि भाई जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपको तो 5 नंबर दिए गए और आपके साथ वाले को 10 नंबर दिए गए? नहीं पता कर सकते, क्योंकि उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, उसके पास भी आंसर शीट नहीं है। मतलब कि आपके जो 90 मार्क्स आए और आपके दोस्त के 95 मार्क्स आए, क्या आप उनको इन्वेस्टिगेट करके आप ये पता कर सकते हो कि भाई इसको 5 नंबर सेम क्वेश्चन में ज्यादा दिए गए सेम आंसर के लिए? नहीं कर सकते। और दूसरा एंगल सोचो, ये तो एक एंगल था, दूसरा एंगल क्या? स्कूल में तो आपके 30 40 50 बच्चे हैं, उन सबके जो आंसर शीट्स हैं वो एक ही टीचर चेक कर रहा है ना। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स है ना, कि वो टीचर के हिसाब से भाई एक कोई पर्टिकुलर स्टेप है, अगर मैथ्स के आंसर में या अकाउंट्स के आंसर में, मान लो अकाउंट्स का फॉर्मेट है बैलेंस शीट और P&L का, उस टीचर के हिसाब से भाई वो अगर किसी ने फॉर्मेट नहीं बनाया तो वो उसका 1 नंबर काटता है। ठीक है, 15 नंबर का मान लो पूरा क्वेश्चन है, तो वो 1 नंबर उस फॉर्मेट ना बनाने के काटता है, तो वो तो सभी के काटेगा क्योंकि वो एक ही बंदा चेक कर रहा है। लेकिन सीबीएसई के केस में तो इतने सारे लोग हैं, पैन इंडिया में कितने सारे टीचर्स, कितने अलग अलग लोग हैं, अलग अलग शहरों में बैठे हुए लोग हैं जो एग्जाम्स को चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी टीचर के हिसाब से जो चेक कर रहा है उसके हिसाब से तो फॉर्मेट ना बनाने का मतलब 1 नंबर काटो, किसी के हिसाब से भाई एक भी ना कटे, क्यों कोई 2 नंबर काट ले, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सेम गलती के लिए अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स कट रहे हैं, या फिर सेम स्टेप के लिए मान लो कि स्टेप मार्किंग हो रही है, कोई एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट है, या वो बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाली एडजस्टमेंट है, एक टीचर के हिसाब से वो 2 नंबर की है, दूसरे टीचर के हिसाब से वो 3 नंबर की है। उसने 3 नंबर दे दिया, इसने 2 नंबर दे दिया, बेचारा ये 2 नंबर वाला तो बेचारा फंस गया, करी इसने भी सही हुई थी। समझ रहे हो? तो मतलब कि कितनी ज्यादा चांसेस हैं कि सेम पॉइंट पर 2 अलग अलग टीचर्स अलग अलग ओपिनियन ले लें, अलग अलग मार्क्स दे दें। सिमिलरली एक बिजनेस की ऑडिट एक हिसार में या एक दिल्ली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी की ऑडिट मुंबई में बैठ के एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दिल्ली वाले का ओपिनियन अलग हो, मुंबई वाले का ओपिनियन अलग हो।
मान लो कि उसे कोई चीज चेक करनी है, उसे ये चेक करना है कि जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सेल्स लिखी हुई है वो सेल्स ठीक है या नहीं। ये दिल्ली वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो कैसे चेक करा, इसने क्या करा, इसने उस बंदे से पूछ लिया कि सेल्स इतनी है सर, उसने बोला हाँ जी सर इतनी है, इसने मान लिया हाँ जी ठीक है। जो मुंबई वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भाई 1 महीने तक लेके बैठा रहा, उसने एक एक बिल निकाल के चेक किया, ठीक है। और बहुत सारी सिचुएशन, इंडेस की एप्लीकेबिलिटी, इनकम टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें दो अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, जैसे अलग अलग टीचर्स का हो सकता है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सीबीएसई क्या करता है, या आईसीआई के एग्जाम्स जो होते हैं, सीए इंटर के, सीए फाइनल के, आईसीआई क्या करता है, आईसीआई सभी टीचर्स को, पूरे देश के एक एक टीचर को एक कॉमन सजेस्टेड आंसर्स की शीट देता है। वो बताता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि इस क्वेश्चन के इस स्टेप के इतने मार्क्स हैं, ताकि पूरे इंडिया में जो एग्जाम्स चेक हों वो एक लेवल पे चेक हों, वो एक स्टैंडर्ड पे चेक हों, ठीक है। वो एक कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया ताकि हर बंदा अपना अपना अलग अलग ओपिनियन लेके ना बैठ जाए। उससे क्या होगा, अगर हर बंदा, हर टीचर जो है, जो एक पेपर चेक कर रहा है, वो अलग अलग मार्क्स देगा, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है उस चीज पे, ठीक है। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी खुद सीबीएसई के लिए, लोग अपनी आंसर शीट्स मंगवाएंगे और लोग आके लड़ने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। सेम प्रॉब्लम अगर बिजनेस की बात करें, ऑडिट करी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, एक ने तो ओपिनियन अलग लिया, दूसरे ने अलग लिया ओपिनियन, तो क्या प्रॉब्लम होगी, शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। शेयर होल्डर्स तो देखेंगे अच्छा सीए ने सर्टिफाई किया हुआ है, लेकिन भाई सीए, एक सीए ने तो बहुत डिटेल में चेक करके सर्टिफाई करा, एक सीए ने चेक ही नहीं करा। पहला नुकसान तो शेयर होल्डर्स का, दूसरा नुकसान आईसीएआई का, सीए इंस्टीट्यूट का। सीए इंस्टीट्यूट का क्या नुकसान है, अरे भाई प्रोफेशन के ऊपर दाग लग जाएगा, प्रोफेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, और लगता भी है बहुत बार। इतने बड़े बड़े जब फ्रॉड होते हैं, हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम आता है। सबसे पहला सवाल जब भी किसी कंपनी में फ्रॉड होता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई सीए ने ऑडिट नहीं करी थी तो वो कैसा सीए था, उसको नहीं समझ आया। तो प्रोफेशन पे भी तो दाग लगता है ना। तो जैसे एग्जाम्स के केस में सीबीएसई एक कॉमन, एक स्टैंडर्ड आंसर शीट देता है उनको, एक स्टैंडर्ड आंसर्स, पूरी डिटेल में आंसर्स देता है, उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दिए गए हैं। ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या हेल्प करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हर उस सिचुएशन को कवर करते हैं जिसके अंदर दो अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। और ये ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गाइड करते हैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि भाई अगर ये सिचुएशन आए ना तो इस तरीके से काम करना, ताकि जो उनके ओपिनियंस का जो गैप है वो कम हो जाए, ताकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिट हो चुकी हैं, वो जो ओपिनियन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया है उसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, ठीक है। और प्रोफेशन पे दाग ना लगे, कोई ये ना बोले कि भाई ये कैसा सीए था, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको इंटर में और फाइनल में दोनों में पढ़ने हैं, बहुत सारे हैं और बहुत सिंपल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आपको मैं कहूं कि भाई कोई बहुत ही खतरनाक सी बातें लिखी हुई हैं इसमें, जनरल बातें हैं जो आप खुद भी सोच पाओगे, ठीक है। लेकिन ये लिख के देना बहुत जरूरी था, ये लिख के देना इसलिए जरूरी था कि सब पढ़ें। सबका 2-2 बार टेस्ट, इंटर में भी टेस्ट हो गया इस चीज का, फाइनल में भी टेस्ट हो गया कि उनको याद भी नहीं, ठीक है। और गाइडेंस मिलती रहे ताकि ये इंश्योर रहे कि भाई ये जो ऑडिट हुई है ना, ये एक स्टैंडर्ड लेवल पे तो हुई है, एक स्टैंडर्ड तो है इस ऑडिट का, ठीक है। अब उससे ज्यादा अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे बढ़ के करना चाहता तो भाई वो उसकी मर्जी करे, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा काम करना चाहता तो करे, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक स्टैंडर्ड तो इंश्योर कर दिया इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। ये वही सेम ही चीज है जिस तरीके से सीबीएसई अपने आंसर की शीट दे देता है अलग अलग टीचर्स को सेम, और बता देता है भाई स्टेप के इतने मार्क्स, स्टेप के इतने मार्क्स, एक तरह से वो भी गाइडेंस ही है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम लोगों को पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए, फाइनल के लिए, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक बार मैं बस यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके सिलेबस का पार्ट है। आपकी एक बुक है जो सबसे मोटी वाली बुक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिख लो, एसएस बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। कितने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है जी।
ये आपका पॉइंट 1 है, ये आपका पॉइंट 2 है, ये आपका पॉइंट 3 है। ठीक है, अभी एक बार ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लो, रीड कर लो, समझ लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो भाई अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से। हम लोगों ने अभी तक ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी है, स्टेक होल्डर्स के नाम पढ़े हैं, बस ये देखा है कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है, और उसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया था कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की क्या ज़रूरत थी, और मतलब अभी डिटेल में हम उसको भी बाद में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। एक बार मुझे ये बता दो कि हर स्टेक होल्डर के लिए ऑडिट करवाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होना अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए क्यों जरूरी है। पहला स्टेक होल्डर मान लो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए दो तरीकों से जरूरी है। एक तो कि उसको जो टैक्स मिल रहा है वो टैक्स ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप सोचो, अगर कोई कंपनी अपनी सेल्स को घटा देगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पे जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम होगा। या फिर कोई कंपनी एक्सपेंसेस जो एक्चुअल है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स कम मिलेगा, है ना। तो गवर्नमेंट के लिए अब क्या जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करवाना क्यों जरूरी है, ताकि उस कंपनी ने जितना टैक्स पे करा वो इनको इंश्योर हो जाए कि भाई जितना इन्होंने पे करा है उतना ही पे करना था, कहीं कुछ कम ज्यादा तो पे नहीं कर दिया। ज्यादा पे कर दिया तो क्या मसला, कम ना पे कर दिया। ठीक है जी, ये सी पॉइंट पढ़ो आपकी स्क्रीन पर। कौन सा टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करवाने के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला सी पॉइंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस। ठीक है, अच्छा, और गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा हो सकता है। यहाँ मैं एक बार ये टैक्सेस वाला पॉइंट लिख देता हूँ, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने मान लो माइंस प्रोवाइड करी, कोई कोल माइन, कोई माइंस से कोल निकालने वाली कोई कंपनी है, उसको माइंस प्रोवाइड करी। ठीक है, या उसको पेड़ काटने का लाइसेंस दिया। ठीक है, या फिर उसको बिजनेस करने का लाइसेंस दिया। ठीक है, या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको ग्रांट दी। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई जो वो ग्रांट दे रहे हैं, वो जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेड के लिए, क्या एक्चुअल में वो कंपनी उसका सही फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, देखो, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब ग्रांट। ग्रांट देने से पहले गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई दिखाओ एक बार मुझे क्या कमा रहे हो तुम, क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे का सही इस्तेमाल करते भी हो नहीं करते। ठीक है, तो असिस्टेंस, और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, तो मैं वहां पर ऊपर पॉइंट में लिख देता हूँ, यहाँ पर टैक्सेस हो गया, आगे समझ, और यहाँ लिख देता हूँ असिस्टेंस के लिए। असिस्टेंस वर्ड है, आप ग्रांट भी लिख सकते हो, ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ग्रांट और लाइसेंस। अच्छा जी, और कौन था, एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज के लिए किस लिए जरूरी है कि भाई कंपनी भर भर के प्रॉफिट कमा रही है, हमको बोनस नहीं देते, हमको इंक्रीमेंट नहीं देते। क्यों भाई, हमारे भी तो बोनस बनते हैं, हमारे भी तो इंक्रीमेंट बनते हैं। तो देखो एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है, देखो डी पॉइंट बढ़ो। These are also useful for settling. These क्या, audited financial statements are also useful for settling trade disputes for higher wages or bonus, as well as claims in respect of damage suffered by property by fire, some other calamity. ये तो ऊपर वाला पॉइंट एम्प्लॉयज के लिए है। ठीक है, नीचे वाला एक और स्टेक होल्डर अभी हमको पता चलेगा, इंश्योरेंस कंपनी। मान लो आपने अपना स्टॉक का इंश्योरेंस लिया हुआ है,
स्टॉक का फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है कि कभी मान लो मेरे बिजनेस में आग लग गई, मेरे वेयर हाउस में आग लग गई, तो उसका स्टॉक का इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस कंपनी, अब आग लग गई, स्टॉक तो जल गया, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कितना स्टॉक था? इंश्योरेंस कंपनी को तो तभी पता चलेगा ना कितना स्टॉक था, उसकी बैलेंस शीट से वो देखेगा, बैलेंस शीट में देखेगा जी अच्छा आज मान लो 31 मई को आग लगी है, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी थी, उस दिन 5 लाख का स्टॉक था, ठीक है। इन 2 महीनों में कितनी परचेज हुई ऐड कर दी, कितनी सेल हुई माइनस कर दी, जो डिफरेंस बचा वो उतना स्टॉक था अंदाजे से, है कि नहीं? तो ये जो 5 लाख की फिगर आई, ये बिल तो उनको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये 5 लाख की जो फिगर आई ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगी, तभी तो विश्वास होगा इंश्योरेंस कंपनी वालों को। ऐसे तो खुद तो कंपनी कितना भी कह देगी 31/3 को तो 5 करोड़ का स्टॉक था, क्या इंश्योरेंस कंपनी मान के उतना इंश्योरेंस कवर कर देगी? क्या उतना पैसा दे देगी? नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है? ट्रेड डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए, हायर वेजेस वाले, बोनस वाले, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी को किस लिए जरूरी है कि भाई कितना डैमेज हुआ था प्रॉपर्टी को या फिर स्टॉक को, और उसके बदले उनको क्या इंश्योरेंस क्लेम देना, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। चलो एम्प्लॉयज के लिए मैं डाल देता हूँ ट्रेड डिस्प्यूट, आप बोनस और वेजेस भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको वैसे याद रहता है तो जरूरी नहीं कि ट्रेड डिस्प्यूट ही लिखना है। एक स्टेक होल्डर और डाल देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम, मतलब डैमेज को इवैल्यूएट करना, ठीक है, लॉस को इवैल्यूएट करना, ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लॉयज के लिए एक और, एम्प्लॉयज, अब अभी तक तो एम्प्लॉयज को मैं पॉजिटिव सेंस में बता रहा था कि एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया, लेकिन काफी बार एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एम्प्लॉयज भी तो धोखाधड़ी करते हैं ना, एम्प्लॉयज भी तो कैश की चोरी कर सकते हैं। मान लो 31 मार्च को कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में एक आइटम होता है कैश, है ना, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि भाई 1 करोड़ का कैश है। जो बंदा कैश का इंचार्ज है, जो बंदा कैश को होल्ड करता है, आप उसके पास गए, आपने उसको बोला भाई कैश गिनवा मुझे, कितना कैश है तेरे पास? उसने गिनवाने लगा, मान लो 95 लाख ही निकला, मान लो 99 लाख ही निकला, मान लो 90 लाख निकला, मतलब कि 1 करोड़ उसने बुक्स में दिखा रखा था और निकला 90 लाख ही। उस 1 करोड़ को तो आप वेरीफाई कर सकते हो कैश फ्लो बना के, बट एक्चुअल में वो 1 करोड़ पड़ा है या नहीं पड़ा, उसके लिए तो आपको जाके कैश देखना पड़ेगा ना जी कितना पड़ा है। और मान लो उस बंदे के ड्रॉअर में 90 लाख कैश था, 10 लाख कहां गया? अगर उस एम्प्लॉय को, जो बंदा कैश को मैनेज कर रहा है, उसे ये पता है कि साल खत्म होने के बाद ऑडिटर मेरे पास आएगा और ऑडिटर कभी भी आके मेरे पास चेक कर सकता है कि मेरे पास कितना कैश पड़ा है, तो वो बंदा गड़बड़ नहीं करेगा, वो बंदा चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसने पकड़ लिया मुझे तो मेरी तो नौकरी गई, नौकरी गई तो गई, जेल जाऊंगा अलग, ठीक है। तो एम्प्लॉयज को चेक में रखने के लिए इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज फ्रॉम कमिटिंग डिफेल्केशंस और एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है? चोरी करना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोरल चेक, ठीक है जी। अच्छा, और कौन से स्टेक होल्डर्स थे? शेयर होल्डर्स, बैंक्स, है ना। शेयर होल्डर्स के लिए क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट पढ़ो, इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, whether they are partners or shareholders, bankers, financial institutions, public at large। मतलब आप अगर आज रिलायंस के 2 शेयर खरीद लो, 10 शेयर खरीद लो फॉर एग्जांपल, तो क्या आप रिलायंस की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाओगे? क्या आप ये फैसले लेने लग जाओगे कि जियो का कितना प्लान रखना है? क्या आप ये फैसले लेने लग जाओगे कि भाई जियो को कहाँ कहाँ अपने टावर लगाने हैं? जियो मार्ट अगर खुल रहा है तो वो कैसे ऑपरेट करेगा? नहीं, आप तो घर पे बैठे हो, और आपके जैसे ना जाने कितने सारे लोगों ने, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100 शेयर खरीद रखे हैं, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं प्ले कर रहे। आप अपने घर में बैठे अपने शेयर खरीद लिया बस। आपके लिए जरूरी है ना, जो मैनेजमेंट में बैठा है, मुकेश अंबानी को तो पता है कि वो बिजनेस में क्या कर रहा है, उसके बिजनेस में फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो जो डिसीजन लेगा उससे क्या होगा, ठीक है, उसको तो ज्यादा आइडिया है उसके डिसीजन का, लेकिन आपको तो नहीं पता। तो आप तो किस चीज पर रिलाई करोगे? आप तो इस चीज पर रिलाई करोगे कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, और कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है ये पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर विश्वास तभी आएगा जब ऑडिट हो चुकी होगी।
तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किसका क्या फायदा है कि वो सारे लोग जो कि मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, बैंक्स का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। बैंक्स का कैसे? मान लो किसी ने झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के कि जी ये कंपनी तो 2-2 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है साल का और बैंक के पास जमा करवा दिए, बैंक ने उस बेस पे लोन दे दिया, बाद में पता चला जी ये तो कंपनी घाटे में चल रही थी, ये तो झूठे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक का पैसा डूब गया। बैंक ने अगर लोन दिया है तो बैंक आके कोई ऑपरेट थोड़ी ना करने लग जाएगा, बैंक आके ये थोड़ी ना कहेगा जी नहीं ये डिसीजन ऐसे लो, ये डिसीजन वैसे लो। बैंक भी तो बाहर ही बैठा है, बैंक को भी तो इंश्योर करना है कि जितना पैसा उसने लगाया हुआ है, जितना पैसा उसने लोन दिया है उसको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बैंक के लिए भी जरूरी है कि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई प्रोटेक्ट करे। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 हो गए पॉइंट्स, है ना। अच्छा, और कोई पॉइंट भी देख लेते हैं अगर कवर होता है कि, तो हाँ, एच पॉइंट। अच्छा चलो इसके लिए एग्जांपल देता हूं। अभी आपने लॉकडाउन के टाइम पे सुना होगा कि रिलायंस जियो में, या रिलायंस जो कंपनी है मुकेश अंबानी वाली, उसमें लगातार हर 10-12 दिन में कोई ना कोई बाहर की कंपनी या इंडिया की कोई दूसरी कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी। न्यूज में आया होगा कि आज भी 5% शेयर इसने खरीद लिया, फिर 2% इसने खरीद लिया, फिर 5% इसने खरीद लिया। इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के टाइम पे जब आधे देश की नौकरियां चली गई तब मुकेश अंबानी और ज्यादा अमीर हो गए। वो कैसे हुआ? वो जो कंपनीज थी जिन्होंने आके पैसा लगाया रिलायंस के अंदर, जिन्होंने पैसा दिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब सब कह रहे थे कि भाई पता नहीं 10-15 साल पीछे चली गई है पूरी दुनिया, तब उन्होंने पैसा किस बेस पे लगाया? पहला बेस तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन थी। उन्होंने देखा कि भाई इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और उनको लगा कि हाँ यार ये बिजनेस मॉडल उनके हिसाब से भी अगले 2, 4, 5, 10 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। एक तो रीजन ये था, पर वो बिजनेस मॉडल जो बना वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, जो कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, उसके ऑपरेशंस, उसकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, वो सब तो बेस था कि नहीं। और उस बेस को उन कंपनीज ने जिन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मंगवाया होगा कि नहीं, देखा होगा उन्होंने। ऑब्वियसली वो देखेंगे तो सही, भाई ये कंपनी कैसा काम कर रही है, हम पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी कैसा काम कर रही है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उनको कब विश्वास होगा? जब वो ऑडिटेड होंगी। फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए भी जरूरी है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म पढ़ी होगी। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पढ़े थे हमने स्कूल में, और फाउंडेशन में भी था, है ना। उसमें जब कोई नया पार्टनर एडमिशन होता था किसी नए पार्टनर का, या किसी पुराने पार्टनर की रिटायरमेंट होती थी, तो एडमिशन के टाइम पे वो कैपिटल लेकर आता था, और उस कैपिटल की जो कैलकुलेशन होती थी वो प्रॉफिट्स के बेस पर होती थी। गुडविल निकाली जाती थी, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड होता था, नेट प्रॉफिट मेथड होता था, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड होते थे। वो प्रॉफिट की फिगर लेते थे। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कोई नया पार्टनर आ रहा है और ये पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो ऑब्वियसली जो इसके पुराने पार्टनर्स हैं वो नए वाले पार्टनर से क्या कहेंगे कि ज्यादा कैपिटल लेकर आई हो। और अगर मान लो ये पार्टनरशिप फर्म कम प्रॉफिट कमा रही है, तो जो नया पार्टनर आएगा वो कम पैसा लेकर आएगा, है ना। आप कैलकुलेशन के बारे में मत सोचो, आप कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। यही होगा ना, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाने जा रहे हो, आप देखोगे कि उसके प्रॉफिट्स कितने हैं। आपने देखा जी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा भी लगाने के को इच्छुक रहोगे। आप देखोगे जी प्रॉफिट नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं जी मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता। तो मतलब कि आपके लिए ये डिसीजन लेना कि भाई आपको किसी कंपनी, किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट्स कमा रही है पिछले 3 साल का, 5 साल का, जो भी अग्री हुआ उन तीनों के बीच। और वो पिछले 3 साल का, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर विश्वास कब आएगा? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनमें वो प्रॉफिट आ रहा है वो ऑडिटेड होंगे। तो ऑडिट की एक और एडवांटेज क्या है कि ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ हो गई पार्टनर की, तो पिछले जितने 3-4 साल काम किया उसने, उसके बेस पर उसको कुछ पैसा मिलेगा। वो जो कैपिटल, उसका कैपिटल का जो बैलेंस है वो पैसा उसे मिलेगा।
जो अगर साल के बीच में डेथ हो गई तो जितना उस उतने टाइम का जो गुडविल का पैसा था या उतने टाइम के जो प्रॉफिट्स थे वो उसको मिलेंगे, उसके ऊपर या उसकी फैमिली को मिलेंगे, उसके ऊपर वो बंदा या उसकी फैमिली जो है वो कैसे विश्वास करेगी कि ये जो प्रॉफिट ये बचे हुए पार्टनर्स दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जब वो अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। बाकी एडवांटेजेस अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परमानेंट छोड़ रहा हूँ, मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एडवांटेजेस आपको कहीं ना कहीं बीच में मैं करवा दूंगा, तब समझ आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये जो मैंने लिखा है ना इसको थोड़ा साफ साफ सा नोट कर लो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ऊपर स्टेक होल्डर्स लिखे थे ना, देखो ये जहाँ पर स्टेक होल्डर्स के लिखे हैं ना, इनमें बाकी जो स्टेक होल्डर जैसे इंश्योरेंस कंपनी डाला है मैंने, सिर्फ वही ऐड करा है मेरे ख्याल से, इनके सामने ही लिख लो वो, एक बार मैं लगा देता हूँ, इनके सामने यहीं पर ही लिख लो। ये लो, इनको नोट कर लो, ये बस एक एक टर्म जैसे टैक्सेस, असिस्टेंस, लाइसेंस, स्टेट डिस्प्यूट, मोरल चेक, क्लेम, डैमेज लॉस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिख लो, प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और छठा लिख लो एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो लगभग आपके 7 या 8 पॉइंट्स बन जाएंगे इससे, आप इसको नोट कर लो। अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बुक में से, इस टॉपिक को आपको बुक में से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी हेडिंग डाल लो, यहाँ पर ऐसा करना ना जैसे वहां पर स्टेक होल्डर्स की लिस्ट लिखी हुई है ना, लिखा हुआ होगा आपने स्टेक होल्डर्स ऊपर, और ये 1 2 3 4 ऐसे करके 5 स्टेक होल्डर्स के नाम लिखे हुए, छठा ऐड कर लो, एक इंश्योरेंस कंपनी ऐड कर लो, एक एडमिशन ऐड कर लो, उनके सामने ऐसे एरो लगा के ये पॉइंट्स लिख लो, और इन पॉइंट्स के ऊपर लिख लो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो अगर आपको ये 5 स्टेक होल्डर्स के नाम याद हैं तो आपको उनके एडवांटेजेस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये 6-7 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट इसको नोट कर लो और इसी से रिवाइज कर लेना। अब इसको मतलब आपको इस टॉपिक को बुक में से खोल के देखने की जरूरत नहीं है, जितना अभी मैंने लिखवाया है ना, ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट के एडवांटेजेस, स्टेक होल्डर्स के नाम, इनको आपको अब बुक में से देखने की जरूरत नहीं है। तो आप बेशक इसको बुक में ना क्रॉस कर दो, आप फिर ये मत समझ लेना कि ये पेपर में नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ साइन लगा लो कि आपको ये पता चल जाए कि ये टॉपिक आपको बुक में से नहीं पढ़ना है, नोटबुक में पढ़ लिया, याद है। ठीक है जी, अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ जी, लिख लिया? नहीं लिखा तो यार एक बार पॉज करके और लिख लेना, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, ऊपर ही आ जाते हैं एक बार, और थोड़ा सा साइड में। अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वो नोट मत करना, बस एक बार समझो। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, मैंने अपने यहाँ नोटबुक में बना रखी है, मैं उसमें देख के बना देता हूँ, फटाफट बन जाएगी। ठीक है, रफ में कहीं आगे पीछे कहीं लिखना तो बेशक, या बुक में साइड में लिखना हो तो बेशक लिख लेना, बट नोटबुक में मत लिखना, वो रिवीजन के लिए है आपकी। ठीक है, केस 4 और आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। जिनको जल्दी है वो थोड़ा आधा 1 मिनट का स्किप कर लो।
हाँ जी, इस टेबल को ध्यान से देखो। ऑन है ना माइक? इस टेबल को ध्यान से देखो। मैंने 4 केसेस लिए। एक को स्टूडेंट है और उसका रिजल्ट है, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। चारों केसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। पहली सिचुएशन, इस स्टूडेंट के इन 5 सब्जेक्ट्स में क्या क्या मार्क्स हैं? 97, 98, 96, 95, 94। पहला ओपिनियन, सबसे पहला ओपिनियन, आपने मार्क्स देखे, आप क्या कहोगे? स्टूडेंट कैसा है? अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है स्टूडेंट। कोई, क्या आप ये कहोगे कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इसके, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है? नहीं, मतलब ठीक है, अपना एसएस में 94 आए हैं, बट मतलब एसएस में 94 भी बहुत ही बड़ी बात है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा आप नहीं कहोगे। अच्छा, आपसे एज अ स्टूडेंट शुरू से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर रहोगे, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आप अच्छे मार्क्स ले आए। तो ओपिनियन क्या रहा? क्या ओपिनियन में कुछ चेंज आया? क्या मतलब है मेरा? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आप अच्छे हो, ठीक है। आप सारे प्रोडक्ट सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, और आपने अच्छे मार्क्स ले आए, ठीक है। अगर आप, मैं ये कहूं कि इनिशियली ओपिनियन ये था कि आप अच्छे हो और आप साबित हो गए, तो ओपिनियन चेंज हुआ नहीं, ठीक है। आपसे एक्सपेक्टेशन थी अच्छे होने की, आपने अच्छा रिजल्ट ले आए। काफी बार पेरेंट्स नहीं बोल देते, आप बोलते हो अरे मैं तो इतने नंबर लेकर आया हूं, आप मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे? तुम पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तो एहसान कर दिया, ये तो तेरी जिम्मेदारी थी, ले आया तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया, तेरी तो जिम्मेदारी थी, ये तो ला नहीं थे तूने, जो तेरा काम था। तो क्या उसमें कोई बहुत बड़ी बात कर दी क्या? ऐसा बोल देते हैं ना पेरेंट्स। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनिशियली, हम सभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो जो अच्छे मार्क्स लाने का जो एक ओपिनियन है वो ही एज इट इज ही रहा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सिमिलरली बिजनेस में, हम बिजनेस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस के जो लोग हैं, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो ठीक बनाएंगे, क्योंकि भाई फाइनेंस के लोग हैं, अकाउंट सीए लेवल के लोग वहां बैठे हुए हैं, वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो अच्छी बनाएंगे, है ना। उसकी ऑडिट हुई, और ऑडिटर ने जब चेक करा, सीए ने जब चेक करा, उसने चेक करके ये बोला कि हाँ जी अच्छा ही था, अच्छे की उम्मीद थी, अच्छा बना हुआ था, कोई गलती नहीं निकली जी। तो ठीक है, ओपिनियन वो क्या देगा? वो ओपिनियन ये देगा जी मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होना चाहिए था, सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक्सपेक्टेशन थी अच्छा होने की, अच्छा हो गया, मतलब कि मेरा ओपिनियन अच्छा होना चाहिए था, मेरा ओपिनियन अच्छा ही है, मतलब कि मैं अपने ओपिनियन में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, इसलिए इसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब कि जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक स्टूडेंट से कि वो अच्छा काम करेगा, जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक बिजनेस से कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाएंगे, और अगर उन्होंने सही बना दी तो आपको अपने ओपिनियन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा है और अच्छा ही हो गया, तो इसलिए बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में आओ। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएगा, भाई 98, 97, 96, 94, 45, एसएस में 45। क्या ओपिनियन? आप पीटीएम पे गए, आपकी टीचर क्या ओपिनियन देगी ये मार्क्स देखकर? कि देखो जी वैसे तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इसके, लेकिन एक एसएस में कमी है, सोशल स्टडीज में ना कमी रह गई, सोशल साइंसेस में प्रॉब्लम है ना। मान लो आप किसी कंपनी की P&L बैलेंस शीट चेक करने गए, उन्होंने सब कुछ अच्छे से बनाया हुआ था, ठीक है, बट कोई अमाउंट था, मान लो एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस का कोई जो अमाउंट था वो गलत, उसमें गलती थी, बाकी सब ठीक था, समझ रहे हो? तो मतलब तो आप क्या कहोगे कि जी वैसे तो सारा कुछ ठीक है, वैसे तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन जो ये एक आइटम है ना इसमें गलती है ना। मतलब कि आपने अपने ओपिनियन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग सब कुछ सही करेंगे, सब लोग अच्छा बनाएंगे, लेकिन वैसे तो अच्छा बनाया इन्होंने सारा कुछ, कहीं पर एक गलती हो गई।
ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से उसको अपने ओपिनियन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन। बेस ओपिनियन क्या चल रहा है? बेस ओपिनियन तो यही है ना कि भाई अच्छा ही होगा, स्टूडेंट अच्छा ही स्कोर करेगा, है ना। अच्छा, केस 3 आओ। केस 3 में मार्क्स क्या आ रहे हैं? 40, 45, 35, 30, 27। फेल हो रहा है बच्चा। आपने सोचा था कि बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, केस 1 में अच्छे लाया, केस 2 में अच्छे लाया सिवाय सोशल साइंसेस के, केस 3 में तो बुरा ही हाल हो गया उसका। अब क्या टीचर ये बोलेंगे जी हाँ नहीं नहीं साइंस में तो अच्छा है, मैथ्स में भी अच्छा ही है, बाकी सब में बेकार है, या इंग्लिश में भी अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है, 30 नंबर आए, सबसे कम तो सोशल साइंस में है, बाकी सब में अच्छा है, इसमें कम है। नहीं भाई, पूरे में खराब है। आप लैंग्वेज समझ रहे हो, लैंग्वेज सुन रहे हो। केस 1 में कहा कि सब अच्छा है, केस 2 में कहा सब अच्छा है सिवाय सोशल साइंसेस के, तीसरे केस में क्या बोला? सब बेकार है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं थी, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी है, एक जगह गलती थी, पूरी अच्छी है, एक जगह गलती है। तीसरा केस, सब जगह गड़बड़ है। तो लैंग्वेज क्या होगी जी? सब खराब है, सब गलत है, सब गड़बड़ है, ये तो फ्रॉड ही है, बड़े एक से बढ़कर एक, है ना। तो जो ओरिजिनल ओपिनियन था, ओरिजिनल ओपिनियन में ओरिजिनल जो ओपिनियन था कि सब अच्छा होगा, वो बिल्कुल पलट गया, बिल्कुल पलट गया। समझ रहे हो? सबसे पहले तो मॉडिफाई हुआ, ठीक है। पहला ओपिनियन था कि सब अच्छा होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको हमने बोल दिया मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, पूरा चेंज हुआ है तो फिर भी मॉडिफाइड ही ना। जो एक्सपेक्टेशन था उसको, वो चेंज हो गया, हुआ तो मॉडिफाइड ना। तो ये भी एक टाइप का मॉडिफाइड ओपिनियन ही है, ठीक है। ये कम मॉडिफाइड है, ये वाला, ये बिल्कुल उल्टा ही हो गया, ये ज्यादा मॉडिफाइड है। कम मॉडिफाइड है मतलब क्या? आपने क्या करा? आपने बताया जी ये सब सारा अच्छा हो रहा है, बस ये कमी है, मतलब आपने एक क्वालिफिकेशन डाल दी, इसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, बट इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। ये क्या है? यहां तो ओरिजिनल ओपिनियन क्या था, बेस ओपिनियन क्या था कि सब अच्छा करेगा, ये तो बिल्कुल ही पलटा गया, इसको बोलते हैं एडवर्स। समझ रहे हो? एक बार फिर से बोल देता हूं। हम लोग जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं, हम लोग सबसे पहले यही सोच के चलते हैं ना कि सब अच्छा होगा। कोई कोई होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि सब गड़बड़ होगी, लेकिन जनरली हम लोग ये सोच के चलते हैं ना कि सब अच्छा होगा। और अगर सब अच्छा हो जाता है तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सब अच्छा हुआ, मान लो आपने घर में शादी का फंक्शन रखा, ठीक है, आपने सोचा सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है जी। सब अच्छा हुआ, फूफा जी नाराज हो गए, तो क्या बोलते हैं? वैसे तो सब सही था यार, लेकिन फूफा जी ने मूड ऑफ कर दिया, है ना। ये कौन सा ओपिनियन हो गया? क्वालिफाइड। एक ही मॉडिफिकेशन है। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, खाना पीना बहुत अच्छा था, डांस बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन चले फूफा जी नाराज हो गए, ठीक है। अच्छा, तीसरा, तीसरे केस में शादी में गए, जाती बारिश आ गई, सारी डेकोरेशन खराब, आउटडोर थी, ठीक है, खाने में कीड़े निकले, ठीक है, सारे के सारे रिश्तेदार भीग गए और नाराज होके और गए, ठीक है। बड़ा ही बुरा हाल ही हो गया था, मतलब ऐसा हुआ कि फेरों के लिए जो वो आग लगाते हैं बीच में, वही जलने का नाम नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल जली है, मतलब कि पूरा का पूरी ऐसी की तैसी होगी, कचरा हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि वैसे तो जी सब ठीक हुआ, लेकिन बस बारिश हो गई, खाना खराब हो गया, रिश्तेदार नाराज हो गए और बड़ी मुश्किल से फेरे हुए। ऐसा थोड़ी ना, तो आप यही कहोगे ना भाई सभी खराब था। वही सेम चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है कि भाई सेल भी खराब है, सेल में भी गलती है, परचेज में भी गलती है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी गलती है, एसेट भी जितने दिखाए में उतने नहीं है, स्टॉक में गड़बड़ है, कैश में गड़बड़ है, बैंक में, हर चीज में गड़बड़ है। तो आप क्या एक एक चीज ये थोड़ी ना कहोगे जी वैसे सब ठीक है, लेकिन सेल भी गलत है, परचेज भी गलत है, एम्प्लॉय बेनिफिट भी गलत है, स्टॉक भी गलत है, एसेट्स भी गलत है, कैश भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना कहोगे। फिर तो आप ये कहोगे ना भाई सब खराब है। वो क्या है? एडवर्स ओपिनियन। और बड़े कुछ महानुभाव लोग होते हैं जो पेपर देने ही नहीं आते। एक आपने क्या करा, आप घर से तो निकले लेकिन आप हर पेपर में एब्सेंट हो गए। अब आपके पेरेंट्स पीटीएम पे गए, टीचर से पूछा
टीचर ने बोला भाई क्या बताऊं। टीचर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जी मैं कैसे ओपिनियन दूं आपको कि आपका बच्चा कैसा है, आपके बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया, आपका बच्चा तो एब्सेंट हो गया, मैं ओपिनियन दूं कैसे। समझ रहे हो, इस ओपिनियन को क्या बोलते हैं। टीचर ने क्या कहा, टीचर ने हाथ खड़े कर दिए, जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे फिल्मों से पहले वो एक डिस्क्लेमर नहीं आता, कोई भी टीवी सीरीज से पहले या मूवीज में पहले डिस्क्लेमर आता है, जी अगर किसी से कोई लिंक है तो भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मतलब पूरी तरीके से कोइंसिडेंस है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब एक तरह से वो मूवीज वाले हाथ खड़े कर देते हैं, उसी तरीके से टीचर भी हाथ खड़े कर देगा, भाई मैं कैसे बताऊं। और अगर एब्सेंट हुआ है, अगर देखो कोई जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, बट अगर एब्सेंट हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होगी, पर पता नहीं क्या गड़बड़ होगी। इसीलिए टीचर क्या बोल देता है, भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में आप किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए गए, आपने उनको बोला जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, उन्होंने कहा बनाए नहीं। आपने बोला बना के दो, नहीं देते। या चलो बनाए हैं, आपने बोला जी सेल चेक करनी है, इनवॉइस दिखाओ, उसने कहा नहीं दिखाता। आपने बोला सैलरी कितनी, एक एम्प्लॉय को सैलरी आपने 50,000 रुपये दी है, 50,000 रुपये किस हिसाब से दी है, कोई एम्प्लॉयमेंट का अग्रीमेंट होगा वो दिखाओ, नहीं दिखाता। मतलब कि उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, आप ऑडिट कैसे करोगे। और क्या अब आपका ये कह देना कि सब ठीक है वो जायज है, या फिर आपका ये भी कह देना कि सब गलत है, क्या वो भी जायज है। नहीं, जब आप चेक ही नहीं कर पाए तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सब सही है या सब गलत है। आप क्या बोलोगे, हाथ खड़े कर दिए जी हमने तो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, हमें तो कुछ दिया नहीं, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इस ओपिनियन को बोलते हैं डिस्क्लेमर ओपिनियन। देख रहे हो नाम, अगर मैं आपको सीधा बता जी भाई अनमॉडिफाइड क्वालिफाइड रिवर्स डिस्क्लेमर, तो आप लोगों को लगता है यार कि भारी भारी वर्ड है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर कर दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन सबसे बेस्ट है, मतलब ठीक है, अच्छा करना था, अच्छा किया, किसी कहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई, क्वालिफाइड ओपिनियन विच इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी, एडवर्स ओपिनियन विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि ओरिजिनल जो था कि अच्छा करेंगे उससे तो चेंज हो गया ना, उससे तो मॉडिफाई हो गया। और आखिरी वाला डिस्क्लेमर विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो, समझ गए। नाम याद रहेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनका फॉर्मेटिंग लैंग्वेज क्या यूज होती है वो भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज का भी हालांकि मैंने फिर भी आइडिया दे दिया, लैंग्वेज का मैंने फिर भी आइडिया दे दिया। अनमॉडिफाइड ओपिनियन की लैंग्वेज क्या होगी जी, सब सही चल रहा है। क्वालिफाइड ओपिनियन की क्या लैंग्वेज होगी जी, सब सही चल रहा है सिवाय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के, सिवाय सोशल साइंसेस के। एडवर्स ओपिनियन क्या होगा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब खराब चल रहा है। और डिस्क्लेमर क्या होगा, भाई हम चेक ही नहीं कर पाए, हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, हमने अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, यही लैंग्वेज है, सच्ची मानो यही लैंग्वेज है। वहां पर बस भारी भारी शब्दों में लिखी हुई है, और जब वो भारी भारी शब्द बंदा वैसे खुद जाके पढ़ता है उसको लगता है पता नहीं क्या बात हो गई, कि क्या बोल रहे हैं। यही लैंग्वेज है, मैंने बहुत सिंपल में बोल दिया, उसको बस थोड़ा सा सजा के लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए ओपिनियन के टाइप्स। एक बार ऊपर आओ जहां पर हम लोग लिख रहे थे, इसको अगर किसी ने याद रखने के लिए नोट करना है तो कर लेना, बट रिवीजन वाली नोटबुक में मत करना, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपना कोई फोल्डर बना लो लैपटॉप पे ही, उसमें रख लो, या फिर वैसे किसी रफ में कहीं बना लो, साइड में छोटा सा बना लो, या तो ऊपर नीचे कहीं पर। मतलब ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है, इसको आपको याद नहीं करना है। और रिवीजन में तो मत डालना, क्योंकि रिवीजन में चाहता हूँ कि जितनी छोटी नोटबुक बने ना उतना बेहतर है, कि इजीली रिवाइज हो जाए आपसे। अच्छा, यहाँ थे ना, अच्छा यहाँ पर लिखो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन था। ओपिनियन के 2 टाइप्स पढ़ लिए हमने, ज़्यादा 4 टाइप्स पढ़े हैं। एक तो अनमॉडिफाइड, ठीक है, दूसरा मॉडिफाइड, मॉडिफाइड के फर्दर 3 पार्ट्स, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आप लोगों को, ओपिनियन के टाइप समझ आ गए।
लिख लो, एक बार लिख लो। अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड हो गया, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ठीक है, ये लो, इतना लिख लो। इन मैनेजर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स के सामने वो जो नीचे एडवांटेजेस लिखी थी ना, वो लिख लेना। दिख ली होगी वैसे तो, एक बार इसको लिख लो। ठीक है, क्या आपको समझ आ रहा है कि भाई हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी होनी चाहिए थी, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं, अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। ठीक है, उसने उनको चेक करा, उसने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन वो कई तरीके का दे सकता है। ओपिनियन, पहला ओपिनियन अगर सब अच्छा है तो वो कह देगा जी सब अच्छा है, अनमॉडिफाइड। अगर कुछ गड़बड़ है, अगर सब अच्छा है लेकिन कहीं एक जगह गड़बड़ है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। अगर बिल्कुल ही गड़बड़ी कर रखी है, बिल्कुल ही खराबी काम कर रखा है तो एडवर्स ओपिनियन दे देगा। और अगर वो चेक नहीं कर पाया क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई तो फिर वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देगा। ठीक है, अच्छा, ये आपकी स्क्रीन में साइड में एनालिसिस और डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लेना। इसमें इंडिपेंडेंट वाला मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, ऑफ एन एंटिटी, दैट एंटिटी मस्ट बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ सकते हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म का क्या मतलब है कि भाई बिजनेस एंटिटी अगर है वो कंपनी है तो भी ऑडिट होती है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो भी ऑडिट होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो भी ऑडिट होती है। ठीक है, साइज का क्या मतलब होता है, भाई कोई बड़ी कंपनी है तो उसकी भी ऑडिट होती है, छोटी कंपनी है उसकी भी ऑडिट होती है। ठीक है, तो साइज का ये मीनिंग है। और भी अच्छे से अभी इन चीज़ों को भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बार आप इस एनालिसिस को पढ़ लो, इस डेफिनेशन को पढ़ लो, ओपिनियन के टाइप एक बार थोड़े से दिमाग में ढंग से अच्छे से रिवाइज कर लो। और फिर थोड़ा सा एक छोटी सी बात और है ओपिनियन को लेकर ही, उसको करके फिर आज के लिए कंक्लूड करते हैं। चलें, अच्छा जी, अब अपन चलते हैं उसी टेबल के ऊपर। अच्छा, अगर मैं कहूं तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का क्या मीनिंग है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देयर इज नो बिग मिस्टेक। बिग मिस्टेक का क्या मतलब, देखो दूसरे केस को देखो फिर बिग मिस्टेक समझ आएगी। ये चार तो ठीक थे, इस पांचवे में बहुत ही कम नंबर आए। अगर इस पांचवे में मान लो 85 मार्क्स भी आते तो भी शायद आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते, तो भी शायद टीचर ये बोलता कि नहीं जी अच्छा है सब कुछ, है ना, समझ रहे हो। बट एक में बहुत ही ज्यादा कम नंबर आ गए, इतने कम नंबर आए कि भाई हाँ इस पे ध्यान जा रहा है, इसकी वजह से मतलब इसको उजागर करना, इसको प्रेजेंट करना, इसको बताना जरूरी है। समझ रहे हो, मतलब कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक कर रहे हो तो कहीं पर छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। अगर कोई बहुत ही छोटी सी गलती है तो आप उसको ये नहीं कहोगे जी यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसकी वजह से तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधारो। उसको आप इग्नोर करते हो। आपको कितनी बड़ी गलती को इग्नोर करना है वो हम पढ़ेंगे, मटेरियलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। बट अभी आप मतलब फीलिंग समझ रहे हो कि बहुत ही छोटी सी गलती है यार, कहीं पर वो टोटल में कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ, मतलब बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक थी, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक थी, उसकी वजह से आप अपना ओपिनियन चेंज नहीं करोगे। मतलब कि एक बड़ी एक मटेरियल टर्म मैं यूज कर रहा हूं, आगे लेक्चर्स में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस फीलिंग समझो। एक मटेरियल मिस्टेक होगी ना तभी हम ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। अगर मिस्टेक मटेरियल नहीं है, मान लो रिलायंस के कितने लाखों करोड़ की टर्नओवर है, मान लो आपको पता चलता है कि उसमें से 50,000 का बिल था जो कि बिल तो है लेकिन सेल नहीं हुई, 50,000 का ऐसा अमाउंट है, बाकी सब आपने चेक कर लिया सब ठीक है, तो अब क्या करोगे? मुकेश अंबानी को जाके या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जाके या बैंक वाले जो कि रिलायंस को 50,000 करोड़ का लोन देने वाले हैं उनको जाके आप ये बोलोगे जी 50,000 रुपए की ना गलती थी, बैंक वाला क्या बोलेगा, बैंक वाला क्या सोचेगा?
समझ रहे हो? तो मतलब कि छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती ही हैं। आप इनके बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो कंपनी खराब है, या फिर ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ये तो गलती है जो मुझे सबको बतानी है, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना है तो मिस्टेक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब ये भी है कि अब मान लो इसके 100 पांचों सब्जेक्ट में 100 नंबर आ जाते हैं, तो मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, वो भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। लेकिन 97, 98, 96 आने का मतलब है कि कोई मिस्टेक नहीं है, 3-4 नंबर तो कट ही जाते हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे केस में वैसे तो सब ठीक है, पर एक बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, बिग मिस्टेक इन वन आइटम। अब वन को मतलब ऐसे वन को सीरियसली मत ले जाना कि एक ही आइटम में हो सकती है। वन का मतलब बहुत ही कम नंबर ऑफ आइटम्स में मिस्टेक है, लेकिन जो मिस्टेक है वो बड़ी है। ठीक है, बिग मिस्टेक इन वन आइटम, रेस्ट इज गुड। ठीक है, अच्छा, एडवर्स ओपिनियन क्या है? बड़ी बड़ी मिस्टेक है और सब जगह है। बिग मिस्टेक्स एवरीवेयर, इन ऑल आइटम्स लिख लो, एवरीवेयर, ऑल आइटम्स। अब ऑल आइटम्स का मतलब ये मत ले लेना कि सभी में होगी, मोस्टली सभी में होगी। ठीक है, मान लो कि इसके एक मैथ्स में इसके 90 मार्क्स आ जाते, तो आप ये थोड़ी ना कहते जी बच्चा मैथ्स में अच्छा लेकिन साइंस में बेकार है, इंग्लिश में बेकार है, हिंदी में, सोशल साइंस में बेकार है। नहीं, आप क्या बोलते जी बच्चा बेकार ही है पढ़ाई में, है ना। तो बिग मिस्टेक इन ऑल आइटम्स लिख दिया मैंने, ऑल आइटम्स एक समझाने के लिए लिखा है, बट ऑल आइटम्स का मतलब मोस्टली सभी आइटम्स में। और चौथे केस में तो कोई ओपिनियन नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो नो इन्फो प्रोवाइडेड है, तो भाई ओपिनियन दे ही नहीं सकते हम, तो डिस्क्लेमर दे दिया हमने इसलिए। ठीक है, अब ऐसा करो, जो पीछे आपने लिखा था ना, एक बार मैं लिखवा देता हूँ। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के ब्रैकेट में यहां लिखो, अनमॉडिफाइड के में नो बिग मिस्टेक। बिग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस क्वालिफाइड में लिखो वन बिग मिस्टेक, रेस्ट इज गुड। ठीक है, इसके अंदर मिस्टेक्स, बिग मिस्टेक्स, इन ऑल आइटम्स, और इसमें तो नो इन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, एक दो टर्म्स में और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बस बोल रहा हूं, मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं। ठीक है, इनको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बिग मिस्टेक मतलब मैंने भी बोला जैसे कि मटेरियल होनी चाहिए मिस्टेक। छोटी मोटी रिलायंस के लेवल 50,000 की मिस्टेक इज नॉट अ बिग मिस्टेक, बट हाँ अगर 10,000 करोड़ की मिस्टेक है तो ऑब्वियसली वो बिग मिस्टेक है। ठीक है, तो बिग मिस्टेक मतलब मटेरियल होनी चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल मिस्टेक होगी, लेकिन सब जगह नहीं होगी, कहीं कहीं पर होगी। ठीक है, कोई एक इक्के दुक्के आइटम में होगी तो क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन बिग मिस्टेक है, बिग मिस्टेक का मतलब यहां चलो मटेरियल लिख भी लो वर्ड। ठीक है, मटेरियल मिस्टेक होगी किसी इक्के दुक्के आइटम में। ठीक है, यहां पर क्या मटेरियल मिस्टेक होगी और लगभग सभी आइटम्स में होगी, और वो जो लगभग सभी आइटम्स में होगी का मतलब होता है परवेसिव। परवेसिव, ज्यादा मत सोचो भी। ठीक है, बड़ी मिस्टेक एक आइटम में, ठीक है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। बड़ी मिस्टेक पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिवेल कर रही हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिवेल कर रही हैं, तो परवेसिव। ठीक है, और डिस्क्लेमर का मतलब कि भाई कोई इन्फो प्रोवाइड नहीं करे। ठीक है, तो दो टर्म्स मैंने लिखे हैं बस, आप बेशक मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा बहुत अच्छे से आएगा। मटेरियल, परवेसिव, ये टर्म्स आएंगे, और इनको मैं अभी जो ये अपनी टेबल बनाई थी ना मार्क्स वाली, इस टेबल को और बढ़ा के और कॉम्प्लिकेट करके फिर समझाऊंगा, ताकि आप अलग अलग सिचुएशंस को और डिटेल में समझ पाओ। ठीक है,
तो इतना लिख लिया आपने। आज का आपका क्वेश्चंस का तो कोई होमवर्क नहीं है, बस इनको ये ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ लेना। एनालिसिस का मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस पढ़ना है, स्टेक होल्डर्स के नाम, एडवांटेजेस नीचे जो लिखी हैं, ओपिनियन के टाइप्स समझ लेना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इतना बस एक पेज में लिखा गया होगा आपके शायद, इतना पढ़ लेना, इतना याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहा है मेरे ख्याल से, कल से आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो अच्छे खासे बड़े होंगे, तो तैयार रहना, ये मत सोचना कि इतने छोटे छोटे लेक्चर्स ही होंगे। और आगे वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहेगा तो हम ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपका एफर्ट भी बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है और आप लोगों को समझ आया होगा। अगला लेक्चर भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।